भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने को लेकर के कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश का प्रयास है कि अब जल्द ही भारत और यूरोप के कुछ देशों के बीच हमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जिसका एक ड्राफ्ट जो है वो मीडिया के बीच लीक हो गया है। हालांकि इस पूरे ड्राफ्ट को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू होता है तो इसकी वजह से भारत का जो दवा उद्योग है उस पर आपको खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है, पूरा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, यहाँ पर भारत का जो दवा निर्माण उद्योग है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको लेकर के यहाँ पर इतनी ज्यादा चिंताएं क्यों जाहिर की जा रही हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम इस पूरे अग्रीमेंट पर बात करेंगे जिसका नाम है व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे आप TEPA भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम TEPA में जो भारतीय ड्रग उद्योग के लिए प्रावधान है उन पर बात करेंगे और इन प्रावधानों में क्या समस्याएं मौजूद हैं उन समस्याओं को भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इस टॉपिक को आप GS पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं। आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक खंड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पूरा समझौता है ये समझौता किस बात को लेकर के है, किन तमाम बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जब आप इस समझौते की बात करते हैं तो ये समझौता बेसिकली भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इन दोनों के बीच एक समझौता हो रहा है। इन दोनों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। अब हमें इस समझौते को समझने से पहले इस एसोसिएशन के बारे में, इस ग्रुप के बारे में समझना होगा कि ये ग्रुप क्या है। तो ग्रुप के बारे में अगर आप बात करें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1960 में बनाया गया था और इसमें अगर आप देखेंगे तो यूरोप के 4 देश यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें पहला देश है आपका आइसलैंड, इसके अलावा लिechtenstein, इसके अलावा आपका नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 4 देश आपको इस पूरे ग्रुप में दिखाई दे जाएंगे और भारत जो समझौता कर रहा है वो इन्हीं 4 देशों के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इस पूरे समझौते के स्कोप की बात करें, दायरे की बात करें, तो इसके स्कोप में आपको वस्तुएं भी दिखाई देंगी, सेवाएं भी दिखाई देंगी, यानी कि वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस पूरे अग्रीमेंट में सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, प्रतिस्पर्धा नीति कंपटीशन पॉलिसी भी है और सरकार द्वारा जो खरीद की जाती है उसको भी यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर इसके फायदों की बात करें कि अगर ये अग्रीमेंट होता है तो इसकी वजह से भारत को खास तौर पर किस तरह के फायदे मिलेंगे, उनको अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इस पूरे अग्रीमेंट के माध्यम से अगर आप जाने तो भारत और ये जो 4 यूरोपीय देश हैं इनके बीच में व्यापार में आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहां से निकल करके आने वाला है। अब ये कि ये जो ट्रेड का एस्पेक्ट है ये केवल इसी FTA का नहीं है। आप किसी भी FTA को लेंगे, आप किसी भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेंगे तो उसका जो एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो होता है आपका व्यापार में बढ़ोतरी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाजार तक पहुंच भी प्राप्त होगी, यानी कि भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो इन यूरोपीय देशों में बिक पाएंगे। इसके अलावा निवेश में बढ़ोतरी होगी क्योंकि इन 4 देशों की ओर से भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इसके साथ साथ जो भारतीय लोग हैं उनके लिए भी रोजगार में बढ़ोतरी होगी और भारत के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जाकर के काम करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पूरा अग्रीमेंट है जिस अग्रीमेंट पर हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने अग्रीमेंट को देख लिया है, एक बार कंट्रीज को भी देख लेते हैं कि मैप पर आपको कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉर्वे दिखाई देगा, इसके अलावा आइसलैंड इसमें मौजूद है, इसके अलावा आपको यहाँ पर लिechtenstein दिखाई देगा, इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि इस पूरे ग्रुप का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर हमने इस पूरे ग्रुप को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं बेसिकली ये जो आपका अग्रीमेंट है इसमें भारतीय दवा जो निर्माण उद्योग है उसको लेकर के क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं। तो ये जो पूरा अग्रीमेंट का ड्राफ्ट जो लीक हुआ है उसमें एक जो प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा विवादित है, उस प्रोविजन का नाम है आपका नियामक डेटा संरक्षण यानी कि रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम। इस सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं? तो इसको समझने से पहले हमें भारत में जो ड्रग उद्योग है, भारत में जो दवा उद्योग है उसको एक बार समझना होगा, उसकी स्थिति को एक बार जानना होगा।
तो अगर आप भारत के दवा उद्योग की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है, यानी कि भारत दवाओं के निर्माण के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। और भारत में अगर आप देखें तो तकरीबन 60,000 से ज्यादा ड्रग्स का, 60,000 से ज्यादा दवाओं का निर्माण किया जाता है, जो कि 60 से ज्यादा कैटेगरीज में आती हैं। इसके अलावा अगर आप जो हमारा ड्रग इंडस्ट्री है उसके टोटल टर्नओवर की बात करें तो इसका जो टर्नओवर रहता है हर साल का, वो तकरीबन 3.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रहता है, यानी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में है। और ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन इस इंडस्ट्री की एक समस्या भी मौजूद है। दरअसल समस्या ये है कि भारत में जो दवा उद्योग, दवा निर्माण का उद्योग है, वो उद्योग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत अच्छा है, वो दवाओं का निर्माण तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में दवाओं को लेकर के अनुसंधान यानी कि रिसर्च को लेकर के कोई इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। हमारे देश में दवाओं पर रिसर्च बहुत ज्यादा कम होती है। हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं लेकिन रिसर्च नहीं कर पाते, और यही हमारे देश में दवा निर्माण उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पर रिसर्च इकोसिस्टम बेहतर है, वहां पर जो दवाएं बनती हैं सबसे पहले वहां पर रिसर्च होती है दवाओं को लेकर के, वहां पर ट्रायल किए जाते हैं, वहां पर एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, और जब वहां के रेगुलेटर की ओर से किसी दवा को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद भारत के जो निर्माता हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस के माध्यम से उस दवा को या उसकी कॉपी कैट दवा को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जब भारत में कोई दवा बन जाती है तो दवा बनने के बाद उस दवा की जो ट्रायल है उसका जो डेटा है, हमारी जो कंपनियां हैं वो बेसिकली जो दूसरी देश की कंपनियां, जो पेरेंट कंपनियां हैं जिन्होंने पहले उस दवा का निर्माण किया है, उनके ट्रायल के डेटा को लेती हैं और उस डेटा को भारत में रेगुलेटर्स के सामने पेश किया जाता है। तो वो अपनी दवा पेश करती हैं और अपना डेटा पेश और उनका डेटा पेश करती हैं, तो इसके माध्यम से उन्हें मंजूरी मिल जाती है। ये भारत में पूरी तरह से लीगल प्रोसेस है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में जो ट्रायल का एक लंबा समय होता है वो बच जाता है, और ट्रायल के लंबा समय बचने की वजह से भारत का जो बाजार है वहां पर दवाओं की आपूर्ति सही समय पर उपलब्ध हो जाती है। तो ये भारत के लिए भी फायदेमंद है। दुनिया के दूसरे देश, जो गरीब देश हैं, खासतौर पर जो एशियाई आपकी कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर भी दवाओं की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन अब जो नया प्रावधान आने वाला है, जो आपका आरडीपी सिस्टम है, आरडीपी सिस्टम में इसको हटाने की कोशिश की गई है, इसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। कैसे? तो आरडीसी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको डेटा विशिष्टता का एक प्रावधान मिलेगा, यानी कि आपका डेटा स्पेसिसिटी का एक प्रावधान मिलेगा। क्या है इस प्रावधान में? तो इस प्रावधान में बेसिकली ये कहा गया है कि आपका जो दवा नियामक है, जो ड्रग रेगुलेटर है, वो ड्रग रेगुलेटर बेसिकली मूल कंपनी का जो डेटा है उस पर निर्भर रह करके किसी भी दवा को मंजूरी नहीं देंगे। यानी कि अब क्या होगा, अगर ये प्रोविजन लागू होता है तो इसकी वजह से भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो कंपनियां रिवर्स इंजीनियरिंग करके दवाओं का निर्माण तो कर सकती हैं, लेकिन उन दवाओं के निर्माण के लिए जब वो आपका रेगुलेटर के पास जाएंगी तो वो पेरेंट जो कंपनी है, जिस कंपनी ने रिसर्च करके दवा बनाई है, उसके डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, उसके ट्रायल डेटा को यूज नहीं किया जा सकता। अब उन्हें अपना ट्रायल करना होगा, और अपना ट्रायल करने में क्या समस्या है? दरअसल अपना ट्रायल करने में बहुत लंबा समय लगता है, और अगर इतना लंबा समय लगाया जाता है तो इसकी वजह से भारतीय बाजार में दवाओं की उपलब्धता में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो ये हमने यहाँ पर बेसिकली इस पूरे उद्योग को लेकर के किस तरह के प्रावधान आपको दिखाई देंगे उन पर बात की। अब एक बार समस्याओं पर भी बात कर लेते हैं कि इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं। समस्याओं की अगर आप बात करें तो हमने वही देखा कि भारतीय बाजार में दवाओं की उपलब्धता में आपको कमी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर वो दवाएं जो कि आपकी बहुत नई हैं, जो कि जिन पर अभी अभी रिसर्च शुरू हुई है, जो अभी अभी बाजार में आई हैं, उन दवाओं की उपलब्धता भारत में बहुत ज्यादा कम हो सकती है। अब मान लीजिए कि भविष्य में कल को आपका जो है कैंसर को लेकर के कोई स्पेसिफिक ड्रग आ जाती है। अब अगर ये प्रोविजन लागू हो जाता है तो इसकी वजह से भारत में वो ड्रग जो है वो बहुत लेट आएगी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान का नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा दवाएं महंगी भी हो सकती हैं भारत में, क्योंकि दवाओं की उपलब्धता कम होगी, आपूर्ति कम होगी, तो इसकी वजह से जो खासतौर पर नई दवाएं हैं वो आपको महंगे दामों पर मिलेंगी, क्योंकि अब जो है भारतीय मैन्युफैक्चरर से वो दवाएं नहीं आएंगी, वो अब आपका दवाएं आएंगी यूरोपियन मैन्युफैक्चरर से, और वो जब ये भारत में दवाएं बेचेंगे तो जाहिर तौर पर महंगे दामों पर बेचेंगे, तो भारत में महंगी दवाएं भी मिल सकती हैं। और इसकी वजह से आपके जो एशिया और अफ्रीका के जो बाजार हैं वहां पर, खासतौर पर गरीब देशों के जो मार्केट है, वहां पर आपको दवाओं की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे प्रोविजन पर बात की। इसका जो फायदा होगा वो बेसिकली आपका डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं
उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं दवाओं की, उनको फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि वो जो है रिसर्च करते हैं और इसके माध्यम से वो अपनी दवाओं को भारतीय बाजार में बेच सकेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश की। करंट अफेयर का सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने सवाल पर एक बात कर लेते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स का सवाल है। तो आज का हमारा सवाल है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इनमें से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, जहां पर हमने इस पूरे ग्रुप की बात की थी उसको एक बार दोबारा से समझिएगा और आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।